दोस्तों, हमारी जनरेशन ने टेक्नोलॉजी में बहुत सारे नए इन्वेंशन देखे हैं, जिसमें से बहुत सारे इन्वेंशन में इलोन मस्क का बड़ा रोल रहा है। दोस्तों, इलोन मस्क को 21st सेंचुरी का सबसे सक्सेसफुल इनोवेटर और एंटरप्रेन्योर भी माना जाता है। उसका हर समय यही बात पे फोकस रहता है कि ह्यूमन लाइफ को टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे बेहतर बनाया जाए। उसने बहुत सारे ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन किए हैं जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलोन मस्क के अचीवमेंट्स के बारे में और जानेंगे कि कैसे कोई भी चीज का पैशन और हार्डवर्क नामुमकिन माने जाने वाली चीज को भी मुमकिन बना सकता है। दोस्तों, इलोन मस्क का जन्म 1971 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, जिसके पापा एक इंजीनियर और पायलट थे। उसको बचपन से ही नई नई चीजों के बारे में जानने का और एक्सपेरिमेंट करने का शौक था। इसकी वजह से इलोन मस्क ने 10 साल की उम्र से ही नई नई बुक्स पढ़ना और कंप्यूटर में तरह तरह के चीजें एक्सप्लोर करना चालू कर दिया था। इलोन को स्कूल की पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से स्कूल की पढ़ाई बहुत ही सीमित नॉलेज देती है, जबकि इलोन मस्क उसके टीचर से भी आगे की सोच रखते थे। इसी वजह से मस्क ने अपने आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चालू कर दिया और सिर्फ 12 साल की उम्र में ब्लास्टर नाम का नया कंप्यूटर गेम बना डाला, जिसको उसने एक कंप्यूटर मैगजीन कंपनी को $500 में बेच दिया, जो उस जमाने के हिसाब से बड़ी रकम थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि इलोन के बचपन में सब कुछ परफेक्ट था। इलोन के पापा के बहुत खराब बिहेवियर की वजह से उसके पेरेंट्स का 10 साल में ही डाइवोर्स हो जाता है। इसके अलावा स्कूल में इलोन को दूसरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान करते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा सबसे अलग ही रहते थे। हालांकि वो इतने क्रिएटिव और इंटेलिजेंट थे कि धीरे धीरे उसको यह समझ में आ गया कि उसके बड़े सपने पूरे करने के लिए उसको साउथ अफ्रीका से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ 17 इयर्स की एज में अपने फैमिली की इच्छा के विरुद्ध वो साउथ अफ्रीका छोड़ के कनाडा आ गया, जिसके बाद वो 1997 में अमेरिका आ गए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बीए की डिग्री हासिल की। उसके बाद उसको फिजिक्स पर स्टडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। दोस्तों, यह वही दौर था जब अमेरिका में नई नई टेक कंपनियां उभर के आ रही थी। इलोन को एडमिशन के 2 दिनों में ही समझ में आ गया कि टेक और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसकी वजह से इलोन ने कॉलेज एजुकेशन छोड़ दिया और अपनी खुद की टेक कंपनी बनाने में जुड़ गया। इसी के साथ वो सिलिकॉन वैली आ जाते हैं, जिसको दुनिया में नए टेक इनोवेशन का हब माना जाता है। यहाँ इलोन ने Zip2 नाम की कंपनी बनाई, जो इंटरनेट के जरिए लोगों को ऑनलाइन मैप और कॉन्टेक्ट डायरेक्टरी की सर्विस प्रोवाइड करती थी। इस समय इलोन के पास ना तो कोई इनकम थी और ऊपर से स्टूडेंट लोन की वजह से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक ही रूम और एक कंप्यूटर ही अफोर्ड कर सकते थे। उसी रूम को वो रहने के लिए और अपनी कंपनी के लिए यूज करते थे। एक ही कंप्यूटर होने की वजह से दिन में उस पर अपनी वेबसाइट चलाते थे और रात को उस पर कोडिंग करते थे। Zip2 कंपनी इतनी सक्सेसफुल रही कि सिर्फ 2 ही सालों में कॉम्पैक्ट कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से इलोन को $22 मिलियन मिले। दोस्तों, इतने सारे पैसे उसके लिए एक ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए काफी थे। हालांकि इलोन मस्क के लिए ऐशो आराम की लाइफ से ज्यादा हार्डवर्क और नए नए इनोवेशन के जरिए ह्यूमन लाइफ के बड़े बड़े प्रॉब्लम सोल्व करना ज्यादा मायने रखता था। इलोन मस्क की फर्स्ट कंपनी Zip2 इतनी सक्सेसफुल होने के बावजूद वो इतने से संतुष्ट नहीं थे। वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। Zip2 से मिले पैसों से इलोन ने 1999 में X.com नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती थी। यह कंपनी आगे जाकर कॉन्फिनिटी नाम की एक कंपनी के साथ जुड़ जाती है और पेपल नाम की मनी ट्रांसफर सिस्टम बनाती है। पेपल ने मनी ट्रांसफर प्रोसेस को बहुत ही फास्ट और बहुत ही सरल बना दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ही पॉपुलर हो जाती है और आगे जाकर ईयर 2002 में eBay पेपल को $1500 करोड़ जितनी बहुत ही बड़ी रकम देकर खरीद लेती है, जिससे इलोन मस्क को $17 करोड़ मिलते हैं। इलोन मस्क का मानना है कि 3 चीजों ने उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है। एक है इंटरनेट, दूसरा स्पेस ट्रैवल और तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी। सिलिकॉन वैली में अपने पहले पैशन इंटरनेट से जुड़ी 2 कंपनी Zip2 और पेपल बनाने के बाद वो अपने दूसरे पैशन स्पेस ट्रैवल पर हाथ आजमाना चाहते थे। इसी वजह से वो सिलिकॉन वैली से शिफ्ट होकर लॉस एंजल्स चले गए।
ताकि वो स्पेस इंडस्ट्री से ज्यादा करीब रह सके। यह उसने एक सपना देखा जो उस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल था। वो मंगल ग्रह पर लोगों को भेजना चाहते थे और वहाँ ह्यूमन कॉलोनी बनाने का सपना देख रहे थे। कितना अच्छा होगा अगर हमारा जन्म पृथ्वी पर हो और मौत मार्स पर। हाँ। आपने एक बार कहा था आप रिटायर होकर मार्स पर जाएंगे, क्या ये मुमकिन है? मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ। बात ये नहीं है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं रिटायर हो गया और मेरा दिमाग काम करता रहा तो मैं मार्स पर जाना चाहूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी प्रोजेक्ट के लिए वो स्पेस तक पहुंचने में यूज होने वाले रॉकेट्स खरीदने के लिए रसिया जाते हैं। हालांकि यह रॉकेट बहुत ही महंगे होते हैं और सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इलोन ने अपनी खुद की कंपनी स्पेसएक्स बनाई, जिसका मेन मोटिव ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बनाना था जिसको बहुत बार स्पेस में भेजा जा सके, जिसकी वजह से रॉकेट का ट्रैवलिंग कॉस्ट कम हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी नासा भी अभी तक ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बनाने में नाकामयाब रही थी। यहाँ बहुत सारे स्पेस एक्सपर्ट का भी यही मानना था कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना इम्पॉसिबल है। इसके अलावा नील आर्मस्ट्रॉन्ग जैसे बहुत सारे व्यक्ति जो चांद पर जा चुके थे, उसका ये मानना था कि स्पेसएक्स जैसी कोई प्राइवेट कंपनी को कोई भी स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी के लिए परमिशन नहीं देनी चाहिए। इसकी वजह से नील आर्मस्ट्रॉन्ग इलोन मस्क और उसकी स्पेसएक्स कंपनी का विरोध भी करते हैं। हालांकि इलोन मस्क नील आर्मस्ट्रॉन्ग को अपना हीरो मानते थे और उसकी यह बात सुनकर इलोन मस्क को बहुत ही बुरा लगता है। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग मेरे हीरोज हैं, तो उनके मुझसे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद ये देखकर उनकी राय भी बदल जाती। उन्होंने आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर किया था। हाँ। और अब वही आपको गलत बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। स्पेसएक्स बहुत ही हार्ड वर्क के बाद पहला रॉकेट बनाती है, जिसके टेक ऑफ के टाइम ही आग लगने से मिशन फेल हो जाता है। दूसरी और तीसरी अटेम्प्ट में रॉकेट सही से टेक ऑफ तो हो जाता है, पर स्पेस में अपने पाथ से डिरेल होने की वजह से यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाती है। इस फेलियर की वजह से इलोन मस्क के अपने खुद के सारे पैसे और फंडिंग एजेंसी और नासा से मिले कॉन्ट्रैक्ट के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हालांकि इलोन मस्क इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थे। सितंबर 2008 में फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली वो फाल्कन 1 को पृथ्वी की ऑर्बिट तक पहुंचाने में सफल हुए। इसी के साथ ही स्पेसएक्स को नासा से $1500 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। दोस्तों, स्पेसएक्स के लिए ये तो सिर्फ पहली सफलता थी। अब इलोन मस्क का पूरा फोकस ऐसे रॉकेट बनाने में था जो स्पेस ऑर्बिट में जाकर वापस पृथ्वी पर सक्सेसफुली लैंड भी कर सके, ताकि एक ही रॉकेट को एक से ज्यादा बार यूज कर सके। इस मिशन में बहुत बार रॉकेट्स लैंडिंग करते टाइम एक्सप्लोड हो जाते हैं। हालांकि दिसंबर 2015 में स्पेसएक्स का फाल्कन 9 पहला ऐसा रॉकेट बनता है जो स्पेस में जाकर वापस पृथ्वी पर सक्सेसफुल लैंड करता है। इसी के साथ स्पेसएक्स को नासा से दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसमें स्पेसएक्स साइंटिस्ट और कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने का काम करता है। इस फ्लाइट के लिए ही स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई थी और हम बहुत खुश हैं कि आज हम नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ये संभव हुआ है। नेशनल स्पेस एजेंसी धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे ऑपरेशन इस तरह की कमर्शियल कंपनीज को सौंप देना चाहती है। 2012 से 2023 तक स्पेसएक्स ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक टोटल 38 ट्रिप्स की है, जिसमें 20 बार कार्गो पहुंचाने और 18 बार क्रू को पहुंचाने का काम किया है। दोस्तों, अभी स्पेसएक्स और इलोन मस्क अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसका मिशन मार्स पर ह्यूमन कॉलोनी बसाना है। यहाँ इलोन मस्क का ये मानना है कि ह्यूमन लाइफ सिर्फ एक ही ग्रह पृथ्वी पर सीमित रहती है, तो फ्यूचर में कोई बड़ी दुर्घटना की वजह से पूरी ह्यूमन बीइंग भी खत्म हो सकती है। जैसे कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर एस्टेरॉयड हिट होने की वजह से डायनासोर जैसे महाकाय प्राणी का सर्वनाश हो गया था। इसीलिए वो मार्स पर लोगों को कैसे भेजा जाए और वहाँ कैसे सरवाइव करें, उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इसी मिशन के तहत स्पेसएक्स ने स्टारशिप नाम का रॉकेट बनाया है, जो अभी तक का सबसे हैवी और सबसे बड़ा रॉकेट है। इस रॉकेट की 5 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट हो चुकी है, जो अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। इलोन मस्क का टारगेट 2030 तक पहले ह्यूमन को मार्स पर भेजना है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इलोन मस्क के तीसरे पैशन की, जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी पर काम करना।
जिसका मिशन ऐसी टेक्नोलॉजीज का आविष्कार करना है जिसमें नेचुरल एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा यूज हो और पेट्रोल, कोल जैसे फ्यूल जो एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं उसको नेचुरल एनर्जी से रिप्लेस किया जाए। इसी मिशन के तहत इलोन मस्क ने 2006 में अपने कजिन के साथ मिलकर सोलार सिटी नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी घर और इंडस्ट्रीज के लिए सोलर पैनल लगाने का काम करती है। 2013 में सोलार सिटी अमेरिका की सोलर पावर सिस्टम लगाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई, जो आज सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा इलोन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसी कार्स बनाना था जो इलेक्ट्रिसिटी से चले और पेट्रोल डीजल से एनवायरनमेंट को हो रहे नुकसान से बचाया जाए। इस बात में शक नहीं कि फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के कई खतरे हैं और हम अभी बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, क्योंकि मैं मानता हूं कि फ्रैकिंग से शायद दुनिया में ऑयल और गैस की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ 10% ही रह जाए। हम नहीं जानते कि मामला किस हद तक जाएगा, लेकिन ये शायद इतना बढ़ जाएगा कि उससे दुनिया के क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा असर होगा और उससे जितना नुकसान होगा उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कमी की वजह से ऑयल और गैस की कीमतें बहुत बढ़ जाएं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अभी से इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा सकें जिनकी वजह से हमें गैस की बेहद बढ़ी हुई कीमत ना चुकानी पड़े। 2003 में इलोन मस्क टेस्ला नाम की कंपनी से जुड़ गए, जिसका विजन एफोर्डेबल कॉस्ट में फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाली इलेक्ट्रिक कार बनाना था। हालांकि उस टाइम पर इलेक्ट्रिक कार टेक्नोलॉजी को बहुत ही फ्यूचरिस्टिक माना जाता था, जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम थे। हमारा गोल है ऐसी कार्स बनाना जिन्हें जल्द से जल्द सब अफोर्ड कर सकें। मगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक लर्निंग कर्व से गुजरती है और उसे कई तरह की इकोनॉमीज और दूसरी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है और हमारे स्टार्टअप ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि लो प्रोडक्शन वाली है और काफी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन है। टेस्ला का प्रोडक्शन कॉस्ट निर्धारित कॉस्ट से डबल हो जाता है और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 2008 तक आते आते टेस्ला बैंकरप्ट होने की तादार पर आ जाती है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ और टेस्ला से जुड़े इतने सारे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम कभी एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाने में कामयाब हो गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बात है कि ये हमें अमीर बना देगा, बल्कि हमें कामयाबी के सिर्फ 10% चांस दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था मेरे पैसे डूब जाएंगे और ऐसा हुआ भी, लेकिन गनीमत है कि मेरा सब कुछ नहीं गया, मगर हम उसकी कगार तक जरूर पहुंच गए थे। यह क्रिटिकल सिचुएशन में इलोन मस्क को टेस्ला का सीईओ बनाया जाता है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपना सारा पैसा लगा देते हैं और टेस्ला को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करने का बोल्ड डिसीजन भी लेते हैं, जिससे पब्लिक भी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। इस साल टेस्ला कम प्रोडक्शन कॉस्ट में नई इलेक्ट्रिक कार बनाने में सक्सेसफुल होती है, जिसका नाम था टेस्ला रोडस्टर। इलेक्ट्रिसिटी से चलने के बावजूद यह कार इतनी पावरफुल थी कि सिर्फ 3.7 सेकंड में 0 से 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हासिल कर सकती थी और मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती थी। इसके बाद टेस्ला 2012 में मॉडल एस नाम की कार रिलीज करती है, जो लोगों को इतनी पसंद आती है कि पहले साल 3000 कार तो दूसरे साल 22,000 कार सेल हो जाती है। 2014 में टेस्ला सबसे पहली ऑटो पायलट कार लॉन्च करती है। दूसरी ओर टेस्ला कंपनी के इनोवेशन और लोगों में टेस्ला कार की पॉपुलैरिटी को देखकर इन्वेस्टर भी कंपनी पर पैसों की बारिश कर देते हैं, जिसकी वजह से टेस्ला की एक शेयर की प्राइस 2012 में $2 से बढ़कर 2021 में $400 हो जाती है, जिसके साथ इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं। दोस्तों, आज के समय टेस्ला हर साल करीब 13 लाख गाड़ी बेचती है। अगर टेस्ला अपनी कार भारत जैसे बड़े कंज्यूमर मार्केट में लॉन्च करती है तो यह नंबर डबल भी हो सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलोन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के एक नए वेंचर के बारे में, जिसका नाम है स्टारलिंक। यह कंपनी का मिशन सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया में इंटरनेट सर्विस पहुंचाना है। इसके जरिए दुनिया में कोई भी कोने में जहां मोबाइल टावर लगाना पॉसिबल नहीं है, वहां भी इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है। स्टारलिंक ने अभी तक अपने रीयूजेबल रॉकेट की मदद से 4000 छोटे छोटे सैटेलाइट पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट्स में सेट किए हैं, जिनकी मदद से यूरोप और अमेरिका में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके मई 2023 तक 15 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। स्पेसएक्स का टारगेट ऐसे ही 42,000 सैटेलाइट डिप्लॉय करना है,
जो पूरी दुनिया को कवर कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं इलोन मस्क के एक और फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है न्यूरालिंक। इस प्रोजेक्ट का मिशन ह्यूमन ब्रेन को एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है जो ब्रेन को बाहर के कंप्यूटर के साथ जोड़ सके। यह टेक्नोलॉजी के तहत ब्रेन को ऐसे सेंसर के साथ जोड़ा जा सकता है जो ब्रेन के सभी ऑर्डर्स को कैप्चर कर सके और हमारे आसपास के सभी डिवाइस को डायरेक्ट ऑर्डर दे सके। यह कंसेप्ट उसी प्रकार का है जैसे हमारे ब्रेन शरीर के सभी अंगों को मूवमेंट करने का ऑर्डर देता है। दोस्तों इन्हीं सब इनोवेटिव प्रोजेक्ट की वजह से इलोन मस्क को 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा विजनरी इंसान माना जाता है, जिसका मेन मोटिव आम बिजनेसमैन की तरह सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पर लोगों के बड़े से बड़े प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के जरिए सोल्व करके ह्यूमन लाइफ बेहतर बनाना है। आज इलोन मस्क का नाम दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में भी शामिल होता है। तो दोस्तों यह थी इलोन मस्क से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।